वेलकम इन टुडेज़ क्लास। आज की क्लास के अंदर हम लेटर मिडल एजेस या मिडल इंग्लिश एज, जिसको एंग्लो नॉर्मन एज भी कहते हैं, इस एज को डिस्कस करेंगे। एंग्लो नॉर्मन एज या मिडल इंग्लिश एज या लेटर मिडल एजेस का जो टाइम पीरियड है, दैट इज़ फ्रॉम बैटल ऑफ हेस्टिंग 1066 टू roughly estimated time is 1400। इसी एज के अंदर जेफरे चॉसर, हु इज़ said to be father of English poetry, वो भी इसी एज में आता है। एंग्लो नॉर्मन एज को मिडल इंग्लिश एज भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो मिडल एजेस 1000 ईयर्स की हम जिनको कह रहे हैं, या डार्क एजेस यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर, उनमें से ये लेटर मिडल एजेस कहलाती हैं। 1066 के अंदर बैटल ऑफ हेस्टिंग हुई, जिसमें विलियम जो कंकरर था फ्रॉम नॉर्मंडी फ्रांस से, उसने इन्वेड किया ग्रेट ब्रिटेन को, इंग्लैंड को, और यहाँ एंग्लो सैक्सन किंग हॉरल्ड को शिकस्त दी। इनके नॉर्मन्स के आने से ये एरिया एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड या एंग्लो नॉर्मन एज, ये टाइम पीरियड कहलाया। नॉर्मन्स अपने साथ नॉर्मन कल्चर लाए, नॉर्मन लैंग्वेज यानी कि फ़्रेंच लैंग्वेज, फ़्रेंच आर्ट, फ़्रेंच कल्चर लाए। इम्पॉर्टेंट इवेंट 1070 के अंदर आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी टॉमस पैकेट वाज असैसिनेटेड। उसको कत्ल किया गया। आर्क बिशप था जो कैंटरबरी, टॉमस पैकेट। ये वही टॉमस पैकेट है जिसके कत्ल के ऊपर जेफरे चॉसर का जो प्रोलॉग है उसमें पिलग्रिम्स जिसकी तरफ जा रहे हैं, तो वो इस एज के अंदर उसका मर्डर हुआ। 1348 के अंदर जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, दैट इज़ ब्लैक डेथ। इसकी डिटेल्स आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप में से बहुत से इससे फैमिलियर भी होंगे। 1415 के अंदर इंग्लिश विक्ट्री इन 100 ईयर्स वार, 100 साला जंग में इंग्लैंड की फतह। और 1485 के अंदर रिचर्ड III सक्सीडेड बाय हेनरी VII। अच्छा, नॉर्मन्स ने जब ये फतूहात की, यहाँ पर एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड को इन्वेड किया, तो ये अपने साथ, चूँकि फ्रांस से आए थे, फ्रेंच लैंग्वेज भी लाए। दे इन्फ्लुएंस्ड the culture of native people, the language of native people. The Norman language came over to England with William the Conqueror. Following the Norman conquest, the Norman language became the language of England's nobility. अब फातेहे की जो ज़बान होती है, महकूमों में से नोबल क्लास या नोबिलिटी का सिंबल उस फातेह कौम की ज़बान को समझा जाता है महकूमों में से। जैसे पाक इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब इंग्लैंड ने इसको कॉलोनाइज़ किया, बरतानिया ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया, तो हिंदुस्तान के लोगों के यहाँ अब तक इंग्लिश ज़बान बोलना फ़ख्र की अलामत समझा जाता है, नोबिलिटी की अलामत समझा जाता है, हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करना और रेस्पेक्ट का सिंबल समझा जाता है। तो इसी तरह जब नॉर्मन्स एज अ कंकरर आए, तो इंग्लैंड के अंदर फ़्रेंच लैंग्वेज जो थी, ये नोबिलिटी की लैंग्वेज समझी जाती थी। इसको हाई क्लास से बिलोंग करना समझा जाता था जो फ़्रेंच लैंग्वेज बोलता था। During the whole of 12th century, Anglo-Norman, the variety of Norman used in England, shared with Latin the distinction of being literary language of England. Latin एक तरफ लिटरेरी लैंग्वेज, जैसे मुसलमानों में या हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर भी there was a time when Arabic and Persian were literary languages, and even still now इस्लामिक लिटरेचर के अंदर जो लिटरेरी लैंग्वेज है, अथॉरिटी या जो बेस है, दैट इज़ अरबिक एंड पर्शियन, अरबी और फ़ारसी। इसी तरह मिडल इंग्लिश एज के अंदर जो लिटरेरी लैंग्वेज थी इंग्लैंड की, अदबी ज़बान जो थी, वो एक तरफ लेटिन थी और दूसरी तरफ फ्रेंच थी। यही वजह है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत से वर्ड्स की आज भी जब आप रूट तलाश करते हैं, जब उनकी एटिमोलॉजी आप देखते हैं, तो बहुत से वर्ड्स या तो
लेटिन से डिराइव्ड हैं या फिर फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड हैं। And it was in use at court until the 14th century। 14th century के अंत तक ये जो फ्रेंच लैंग्वेज थी ये कोर्ट के अंदर भी यूज़ हुई नॉर्मन्स की। It was not until the reign of Henry VII that English became the native tongue of the kings of England। हेनरी सेवन जो कि ट्यूडर डायनेसिटी से बिलोंग करते हैं, हेनरी एट के फादर हैं। इसका रेनेसेंस एज के अंदर हम डिटेल के साथ पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंग्लैंड के टॉपिक में अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर इस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेनेसेंस एज के बारे में, उसमें ये चीज़ें आएंगी। तो किंग हेनरी सेवन ने इंग्लिश किंग्स की जो नेटिव लैंग्वेज थी इंग्लिश, उसको ऑफिशियल स्टेटस मिला। अब लैंग्वेज जब फ्रांस से यहाँ पर आई नॉर्मन्स की, तो यहाँ पर ज्यूट्स भी थे, सैक्सन्स भी थे जो कि डैनिश एंड जर्मैनिक ट्राइब्स थे। इसके अलावा रोमन कंक्वेस्ट यहाँ पे रोमन कॉलोनाइजर्स भी रहे, तो यहाँ पे लैटिन भी एग्जिस्ट कर रही थी। इन लैंग्वेजेस के मिक्सचर से यहाँ की जो नॉर्मन लैंग्वेज थी वो न रही जो कि ओरिजिनल ओल्ड नॉर्मन लैंग्वेज थी। फॉरेन टाइप्स ऑफ लिटरेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द नॉर्मन कंक्वेस्ट। नॉर्मन्स के इंग्लैंड में आने से ये हुआ कि वो अपने साथ फ्रेंच लिटरेचर लाए, फ्रेंच कल्चर लाए। इस तरह इंग्लिश लैंग्वेज जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी उसके अंदर इन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ फ्रेंच लिटरेचर। सो हम देखते हैं कि लाइक पिकरेस्क नावल एंड लाइक अदर मैनी जॉनरास ऑफ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के बहुत से जॉनरास के अंदर जो चीज़ें आई वो फ्रेंच लिटरेचर से भी आई। सो ये मिडल इंग्लिश एज या एंग्लो नॉर्मन एज जिस टाइम पीरियड को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी के अंदर इटली में, फ्रांस में रेनेसेंस मूवमेंट एग्जिस्ट करती है और इसके रूट्स हमें मिलते हैं। और इस एज के अंदर फ्रांस में और जर्मनी में और इटली में बहुत से बड़े बड़े यूरोपियन राइटर्स का हमें ज़िक्र मिलता है। तो यहाँ पे फॉरेन जो कि नेटिव नहीं था फ्रेंच लिटरेचर, एक फॉरेन लिटरेचर इंग्लैंड की नेटिव कम्युनिटी को मिला। इंग्लिश थॉट फॉर सेंचुरीज टू कम वाज लार्जली फैशन्ड इन द मैनर ऑफ फ्रेंच। अगली कई सदियों में आने वाली जो इंग्लिश थी वो फ्रेंच लैंग्वेज के मैनर पर, लाइक इन ग्रामर एंड इन मैनी अदर जॉनरास ऑफ लिटरेचर, English language was styled in manner of French language। Most important and most relevant part in our lecture with reference to your Punjab Public Service Commission exam or your Federal Public Service Commission exam and in many other platforms where you need particular developments in the field of English literature through this age। So इस age की poetry को यहाँ पहले डिस्कस करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पोइट्स इस एज के विलियम लैंगलैंड 1332, अवियन ऑफ पेयर्स द प्लॉमैन। ये जो प्लॉमैन द पेयर्स अवियन ऑफ पेयर्स द प्लॉमैन जो पोएम है, ये पीपीएससी के पास पेपर के अंदर एक एमसीक्यूज आ चुका है कि ये किसकी थी। तो विलियम लैंगलैंड का जो कि एक फेमस पोइट है मिड इंग्लिश एज के, इनकी एक पोइम, ये नाम आपने याद रखना है। इसके अलावा ये एक सैटिरिक पोइट थे, सटायर के जॉनरा के अंदर इनकी पोइट्री थी। सो इनकी पोइट्री सैटिरिकल थी और इनकी फेमस पोइम कौन सी है? अ विजन ऑफ फायर्स द प्लॉमैन। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोइट जॉन गॉवर। जॉन गॉवर 1325 to 1408 इनका टाइम पीरियड है। ही वॉज अ ग्रेट स्टाइलिस्ट। He was a narrative poet who wrote narrative poems. Confession Amantis, his most important work, an encyclopedia of the art of love, and satirizes the vanities of current time। Confession Amantis इसकी बुक का नाम जॉन गावर का आपने याद रखना है MCQ's point of view से। He is also said to be So here we have Geoffrey Chaucer। Geoffrey Chaucer is very important as you are familiar with the fact। 1340 to 1400 यानी कि 14वीं सदी ईस्वी का मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो फिगर है, ही इज़ Geoffrey Chaucer।
Geoffrey Chaucer is father of English poetry, a man of word and of affairs, and was not a visionary. दुनियावी मामलात को अच्छा जानता था, जैसे कि पार्लियामेंट में रहा, बड़ी बड़ी पोस्टों पे उस वक्त की पॉलिटिकल पोस्ट पे रहा। जेफरी चॉसर के 3 टाइम पीरियड्स में इसके वर्क्स को डिवाइड किया जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी है। इसका जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर उसने इमिटेट किया फ्रेंच मॉडल्स को अपने वर्क्स के अंदर। इस टाइम पीरियड के जो उनके वर्क्स हैं, दैट इज़ रेमेंट ऑफ द रोज़, ट्रांसलेशन ऑफ लॉन्ग फ्रेंच पोइम ली रोमन डी ला रोज़, इसको इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया। इसके बाद बुक ऑफ डचेस, एनालॉजी ये थी, कंप्लेंट इनटू पिटी, अ शॉर्ट पोइम ABC, अ स्टैंजा, एक शॉर्ट पोइम थी। ये फर्स्ट पीरियड के इनके वर्क्स हैं जिसके अंदर इन्होंने फ्रेंच मॉडल्स को इमिटेट किया। सेकंड पीरियड जो जेफरी चॉसर का इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ 1373 टू 1384। इस टाइम पीरियड के अंदर जेफरी चॉसर के जो वर्क्स हैं, इन वर्क्स में इनके वर्क पर इटालियन लिटरेचर का इन्फ्लुएंस था। इस टाइम पीरियड के जो जेफरी चॉसर के वर्क्स हैं मेन, उनके अंदर द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रॉयलस एंड क्रूसेड, द स्टोरी ऑफ ग्रिसेल्डा, द हाउस ऑफ फेम। थर्ड पीरियड 1384 से 1390 तक जेफरी चॉसर की लाइफ का वो था जब चॉसर ने तमाम फॉरेन इन्फ्लुएंसेस को रिमूव करते हुए प्योर नेटिव वर्नैक्युलर के अंदर वर्क किया, और ये है जेफरी चॉसर का थर्ड पीरियड। इन दिस सम ऑफ हिज फेमस वर्क, लेजेंड ऑफ गुड वुमन एंड प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो कि MA इंग्लिश के अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ के अंदर ये बुक शामिल है। जेफरी चॉसर बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर। इस एंग्लो नॉर्मन एज यहाँ पर चॉसर के बाद तकरीबन कंप्लीट होती है, लेकिन कुछ राइटर लाइक लेगेट, लाइक हॉस, स्केल्टन, हेनरिसन, ओकेव, डैम्बर, डॉगलास एंड सम अदर्स, ये चॉसर के सक्सेसर्स हैं। जेफरी चॉसर के बाद इन राइटर्स का टाइम पीरियड है। इसके बाद एंग्लो नॉर्मन एज हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रेनेसेंस एज को स्टार्ट करेंगे। बैजेंटियम एम्पायर को हमने डिस्कस किया, मिडल एजेस के अंदर, मेडिवल एजेस में, डार्क एजेस में। उसके बाद स्पेसिफिकली इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से मिडल एजेस को हमने 2 एरियाज़ में डिफ़ाइन करके, 2 एरियाज़ में डिवाइड करके, एंग्लो सैक्सन ओल्ड इंग्लिश एज एंड एंग्लो नॉर्मन या मिडल इंग्लिश एज, इन 2 एरियाज़ में डिवाइड करके हमने फिर डिस्कस किया विद रेफरेंस टू इंग्लैंड एंड इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रेनेसेंस एज पर गुफ्तगू करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग बिकॉज रेनेसेंस मूवमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन रेफरेंस टू योर लिटरेरी स्टडीज़, क्योंकि रेनेसेंस एज में विलियम शेक्सपियर है, क्रिस्टोफर मार्लो है, फ्रांसिस बेकन है एंड मैनी अदर इम्पोर्टेंट राइटर्स। तो रेनेसेंस एज के इम्पोर्टेंट फ़ीचर्स क्या थे और रेनेसेंस मूवमेंट को परवान चढ़ाने में, इसको मोमेंटम देने में कौन कौन से इवेंट्स थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया, और रेनेसेंस एज के इम्पोर्टेंट राइटर्स और उनके लिटरेरी वर्क्स के इंट्रोडक्शन के साथ नेक्स्ट क्लास में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।